और इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंड एस 115 रेवेन्यू वाले इंड एस के एक क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या है, एक बेसिक सा थ्योरी सा क्वेश्चन है कि भाई अपने को कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना होता है, उसकी कुछ कंडीशंस। अगर अपने को कुछ रेवेन्यू मिल जाए लेकिन हमारे पास कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं तो हमें क्या करना है, उसका कुछ थ्योरेटिकल सा एक क्वेश्चन है ये। अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं, हैंड रिटन सोल्यूशन नीचे है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। An entity G Limited enters into a contract with customer P Limited, G Limited seller, P Limited customer, for a sale of machinery for rupees 20 lakh. P Limited intends to use the said machinery to start a food processing unit. P Limited क्या चाह रहा है कि वो जो मशीन खरीदेगा उसको वो अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट में यूज़ करेगा। द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव एंड P Limited हैज़ वेरी लेस एक्सपीरियंस इन द सेट इंडस्ट्री। बहुत ही मतलब रिस्क काफ़ी ज़्यादा है उस फूड इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। उसकी जो इनकम के होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस भी कम है और इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं आगे। पी लिमिटेड पेज अ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख एट द इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है स्टार्टिंग, एट द इंसेप्शन मतलब स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड एंटर्स इनटू अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एग्रीमेंट विद जी लिमिटेड। यानी उनने जो पूरा कंसिडरेशन था उसमें से 1 लाख उन्होंने अभी स्टार्टिंग में दे दिया और बाकी का वो बाद में देगा। फॉर द रिमेनिंग 95% ऑफ द एग्रीड कंसिडरेशन विच एग्रीज टू पे प्राइमली फ्रॉम इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द फूड प्रोसेसिंग यूनिट एज इट लैक्स एनी अदर मेजर सोर्स ऑफ इनकम। यानी जो पी लिमिटेड कस्टमर है उन्होंने क्या करा, टोटल कंसिडरेशन कितने का था, टोटल कंसिडरेशन 20 लाख में से उन्होंने 1 लाख तो स्टार्टिंग में दे दिया और उन्होंने बोला कि मैं जैसे जैसे मेरी इनकम होती जाएगी मैं उसमें से आपको कंसिडरेशन आगे का पे करता जाऊंगा। और उसके पास कोई जो पी लिमिटेड है उनके पास कोई दूसरा मेजर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। The financing arrangement is provided on non-recourse basis, which means that if P Limited defaults, then G Limited can repossess the machinery but cannot seek further compensation from P Limited. यानी नॉन रिकोर्स बेसिस पे कंडीशनल है। ये क्या मतलब है नॉन रिकोर्स का, कि अगर P Limited ने पैसा नहीं दिया, उसने डिफॉल्ट करा, देन G Limited कैन रीपोजेस, यानी वो मशीनरी वापस ले सकता है, मशीनरी अपने पास वापस लेके आ सकता है, बट कैन नॉट सीक फर्दर कंपनसेशन फ्रॉम P Limited। यानी पी लिमिटेड ने अगर पेमेंट में डिफॉल्ट करा आगे फर्दर फ्यूचर में तो वो जी लिमिटेड अपनी मशीनरी वहाँ से उठा करके वापस अपने पास ले आएगा, लेकिन वो पैसे नहीं ले सकता पी लिमिटेड से और कोई फर्दर कंपनसेशन नहीं ले सकता, इवन इफ द फुल वैल्यू ऑफ द अमाउंट ओड इज़ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द मशीनरी। ठीक है, यानी मान लो कि जैसे उसने पी लिमिटेड ने आगे कंसिडरेशन नहीं दिए तो जी लिमिटेड वहाँ से मशीनरी उठा के अपने पास ले आया, अपने पास, फिर वो उस मशीनरी को कहीं और बेचेगा, उससे भले ही उसके पास कम पैसा है, वो बैलेंस पैसा कंपनसेशन के रूप में पी लिमिटेड से नहीं ले सकता। द कॉस्ट ऑफ मशीनरी फॉर जी लिमिटेड इज ₹12 लाख। पी लिमिटेड ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ द मशीनरी एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, यानी कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग में पी लिमिटेड ने कंट्रोल ले लिया उस मशीन का, वो अपने पास लेके चला गया। ठीक है, क्या पूछते हैं अपने से, व्हेन शुड जी लिमिटेड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी टू पी लिमिटेड इन अकॉर्डेंस विद द इंड एस 115। ये इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। अपन अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये फोटो थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, उसके लिए सॉरी, पहले ये फिर ऊपर वाली। ठीक है, पढ़े स्टार्ट करते हैं मन। क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। एक कॉन्ट्रैक्ट को हम रेवेन्यू कब मानते हैं, उसकी कंडीशंस इंड एस में हमारी लिखी हुई हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, पार्टीज आर अप्रूव्ड एंड कमिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टीज ने, दोनों पार्टीज ने, जो बायर और सेलर, उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दिया और वो दोनों कमिटेड है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस परचेज सेल के लिए, उस डील के लिए। ईच पार्टी राइट्स आर आइडेंटिफाइड, यानी दोनों पार्टीज़ के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाइड है, किसको कितना पैसा देना है। पेमेंट टर्म्स आर आइडेंटिफाइड, कब देना है, कितना देना है। कॉन्ट्रैक्ट हैज़ अ कमर्शियल सब्सटेंस, यानी वो आर्म लेंस प्राइस पे हुआ है, कमर्शियली जैसे होते हैं नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैसे हुआ है, कोई इसमें कोई अंदर की बात नहीं है या कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है या कोई ऐसा नहीं कि उसने कम पे बेचा हो। कमर्शियल सब्सटेंस है, यानी कमर्शियल रूप से जैसा नॉर्मल मार्केट ट्रांजैक्शन में होता है वैसा वो ट्रांजैक्शन इनकर हुआ है, अगर हुआ है। It is probable that entity will collect the consideration. To check this, we will see customer ability and intention to pay the amount when it is due. यानी कब वो कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जब ये प्रोबेबल हो कि एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन। यानी हमारे पास कई की कंडीशन है कि कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द फॉलोइंग, जब रेवेन्यू को अपन रिकॉग्नाइज कब करेंगे, कब हो सकता है वो रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कब माना जा सकता है, वो एज पर इंड एस 115। वो कॉन्ट्रैक्ट कब माना जा सकता है एज पर इंड एस 115, जब दोनों पार्टीज़ ने अप्रूव कर दिया हो कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज़ की राइट्स आइडेंटिफाई हो गए हो, पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाई हो गए हो, कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल सब्सटेंस हो कॉन्ट्रैक्ट में, और ये प्रोबेबल हो कि हमें पैसा मिलेगा उस पार्टी से। इन करेंट केस इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट जी लिमिटेड विल कलेक्ट कंसिडरेशन फ्रॉम पी लिमिटेड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, इस क्वेश्चन में
नहीं हो पा रहा है ये सर्टेन कि पी लिमिटेड पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, और ये बात समझ में आ रही है कि पी लिमिटेड पैसा नहीं दे सकता, वो इनेबल है। क्यों इनेबल है वो? पी लिमिटेड इंटेंड टू पे द रिमेनिंग कंसिडरेशन आउट ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिकॉज एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट इनकम बिकॉज कॉम्पिटिशन इज हाई एंड पी लिमिटेड इज़ वेरी लेस एक्सपीरियंस। भाई वो जो आगे कह रहा है हमें कि मैं आपको फूड प्रोसेसिंग इनकम से पैसे दे दूंगा, वो फूड प्रोसेसिंग इनकम का बिजनेस ही ऐसा है जहाँ पे बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, वहाँ पे इनकम बहुत कम है। पी लिमिटेड के पास कोई दूसरा मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, और जो लाइबिलिटी है पी लिमिटेड की वो नॉन रिकोर्स है। तो हम हमारी बुक्स में जो जी लिमिटेड है जिसने सेल करा है उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। हम रेवेन्यू किसकी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे? जिसने सेल करा है। ये इंडेक्स किस पे लगेगा? जिसने सेल करा है। जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा वो नहीं कर सकता। अभी क्यों नहीं कर सकता? उसकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेंट टू पे द रिमेनिंग कंसिडरेशन फूड प्रोसेसिंग यूनिट के हिसाब से है, और उसमें इनकम सर्टेन नहीं है। पी लिमिटेड के पास कोई दूसरा मेजर सोर्स नहीं है, और ये नॉन रिकोर्स है, यानी हमारे पास पैसा आने के चांसेस बहुत कम है। हमारे पास पैसा आने के चांसेस बहुत कम है। दस द क्राइटेरिया ऑफ इंड एस 115 इज़ नॉट मेट। कौन सा क्राइटेरिया? ये वाला क्राइटेरिया जो अपन ने यहाँ पे समझा, ये वाला इसमें मैट नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसलिए क्या है, रेवेन्यू इसमें इसको अपन एज अ कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं मान सकते, इसको अपन अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। Now, as per the provision of Ind AS, if entity has received some consideration plus criteria of Ind AS not met, यानी इस वाले क्वेश्चन में ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी इंड एस की। इंड एस क्या कहता है? इफ एंटिटी हैज रिसीव्ड सम कंसिडरेशन। इस क्वेश्चन में आपको याद हो तो एंटिटी को एक कंसिडरेशन मिला है, कितने का? 1 लाख का। 1 लाख का कंसिडरेशन मिला है, प्लस क्राइटेरिया ऑफ इंड एस नॉट मीट, ये अपन ने ऊपर देख लिया। देन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन। अब जब ये कंडीशन आ जाए कि भाई एंटिटी को कुछ कंसिडरेशन मिल चुका है लेकिन क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहा, फिर क्या करेगी वो कब करेगी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज? पॉइंट ए। वो कब करेगी? या तो पॉइंट ए या फिर पॉइंट बी, या तो पॉइंट ए या फिर पॉइंट बी। पॉइंट ए क्या है? एंटिटी ट्रांसफर ऑल या सब्सटेंशियली ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्लस प्रॉमिस कंसिडरेशन रिसीव्ड इज नॉट रिफंडेबल। एंटिटी ने जितने भी उन्होंने गुड्स प्रॉमिस किए थे, सर्विस प्रॉमिस करी थी, वो सारी की सारी ट्रांसफ़र कर दी है या फिर सब्सटेंशियल पोर्शन ट्रांसफ़र कर दिया है, और जो प्रॉमिस कंसिडरेशन है उसका वो हमें नॉन रिफंडेबल बेसिस पे मिला है। यानी हम एक आई की कंडीशन देख रहे हैं कि हमें कुछ पैसा मिल गया है, हमें कुछ पैसा मिल गया है, लेकिन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। कौन सा क्राइटेरिया? जो 5 पॉइंट अपन ने ऊपर पढ़े। लेकिन फिर भी वो एंटिटी रिकॉग्नाइज कब कर सकती है उस अमाउंट को, उस 1 लाख को कब रिकॉग्नाइज कर सकती है एज अ रेवेन्यू? व्हेन एंटिटी ट्रांसफर ऑल या सब्सटेंशियली ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस्ड प्लस प्रॉमिस कंसिडरेशन रिसीव्ड इज नॉट रिफंडेबल, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन टर्मिनेटेड प्लस कंसिडरेशन रिसीव्ड इज नॉट रिफंडेबल। ये कंडीशंस अपने को क्वेश्चन में चेक करनी पड़ेंगी कि क्या ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम उस लाइबिलिटी को, हम उस अमाउंट को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज कंसिडरेशन एज अ liability until A और B happens और the main criteria being a contract is met। यानी जो हमारी ये जो हमको ये 1 लाख का अमाउंट मिला, मैं आपको एक बार क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। जो अपने को ये 1 लाख का अमाउंट मिला, ये जो हमें 1 लाख का अमाउंट मिला, इसको हम एज ऑफ नाउ क्या करेंगे? एज अ लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे, एज अ लाइबिलिटी यानी डिपॉजिट लाइबिलिटी। एज अ डिपॉजिट लाइबिलिटी हम इसे अभी रिकॉग्नाइज करेंगे अनटिल एंड अनलेस या तो इस ए और बी में से कोई मैट हो जाता है, या तो ए मैट हो जाता है कंडीशन, बी मैट हो जाता है, या फिर वो जो हमारा क्राइटेरिया है वो मैट हो जाता है। एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज कंसिडरेशन एज अ लाइबिलिटी अंटिल ए और बी हैपेंस और द मेन क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेट। यानी वो हमारे 5 पॉइंट्स। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मैट। इसलिए अपन इसको अभी क्या एज्यूम करेंगे? ये जो हमारी 1 लाख का हमें कंसिडर मिला है, इसको हम एज अ डिपॉजिट लाइबिलिटी एज्यूम करेंगे, एज अ लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे। हम इसे अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे वो 5 क्राइटेरिया सारे फुलफिल हो रहे हैं और ना ही इस और वाले पॉइंट का एक भी क्राइटेरिया मैच हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी नहीं हुआ, खत्म भी नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांसफर सब्सटेंशियली गुड्स और सर्विस प्रॉमिस तो ये तो कर दिए, लेकिन एंटायर प्रॉमिस कंसिडरेशन रिसीव्ड, प्रॉमिस कंसिडरेशन कहाँ मिला? प्रॉमिस कंसिडरेशन तो मिला ही नहीं अभी। 20 लाख है प्रॉमिस कंसिडरेशन, वो नहीं मिला। तो इन दोनों में से भी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, वो 5 क्राइटेरिया में से भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए अपन इसको एज अ रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसको अपने को एज अ लाइबिलिटी, डिपॉजिट लाइबिलिटी कंसिडर करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। 10 रुपीज़ 1 लाख इज रिकॉग्नाइज एज अ लाइबिलिटी, डिपॉजिट लाइबिलिटी बिकॉज नथिंग एज अबव मैंशनड इन द करेंट केस, nothing as above happened, full stop. In the current case, entity will continue to check the criteria and conditions until that will continue to measure it like a deposit liability.
यानी विथ टाइम एंटिटी चेक करती रहेगी क्या कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या वो 5 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं या ऊपर में से किसी 2 कंडीशन कोई फुलफिल हो रही है, और जैसे ही वो फुलफिल हो जाएगी वैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। एज ऑफ करेंट सिचुएशन अभी ये जो 1 लाख का कंसिडरेशन हमें मिला है वो क्या है, हमारी डिपॉजिट लाइबिलिटी है। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में समझा देता हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं रहता है एग्जाम परस्पेक्टिव से, लेकिन MCQ पॉइंट में आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। टोटल कंसिडरेशन कितना है, ₹20 लाख। उसमें से 1 लाख आज मिल गया, हमें रिसीव्ड हो गया कब, स्टार्टिंग में, ठीक है। और उसने बोला कि जो आपका बचा हुआ कंसिडरेशन है यानी 19 लाख का, वो मैं आपको आगे जाके हमारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जो इनकम आएगी उससे देता रहूँगा, लेकिन क्राइटेरिया कहता है कि नहीं है सर्टेन इनकम ये वाली। क्यों नहीं है सर्टेन, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इनकम में बहुत कंपटीशन है और उनके पास जो पी लिमिटेड है उनके पास दूसरी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आने के चांसेस बहुत कम है, इनकम होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए वो क्राइटेरिया हमारा मेन क्राइटेरिया हमारा मैट नहीं हो रहा, इसलिए रेवेन्यू नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसा हमें कंसिडरेशन मिला है तो हम उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब इन दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल हो जाए, ये या ये। लेकिन ये भी नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि प्रॉमिस कंसिडरेशन क्या है हमारा 20 लाख, वो हमें रिसीव कहाँ हुआ है अभी, सिर्फ 1 लाख ही हुआ है, तो ये भी नहीं हो रही। कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन टर्मिनेट भी नहीं हुआ, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। तो यानी किसी भी तरह का कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, इसलिए जो हमको पैसा मिला है वो हमारी क्या एज अ डिपॉजिट लाइबिलिटी हम इसे अभी रिकॉग्नाइज करेंगे, हम उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अभी नहीं कर सकते। जैसे ही हम एंटिटी साल बाय साल उसको चेक करती रहेगी, जैसे ही उसका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा वो उसे एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगी। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आए समझ तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। डू ज्वाइन टेलीग्राम और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस समय और हमेशा ही रहेगी वो तो, है ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो मेरे को थोड़ा लगता है डीमोटिवेटेड कभी कभी, ठीक है। एनीवेज तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।